हेलो फ्रेंड्स। मेरी वॉइस कैसे आ रही है अब तक ये आप लोग बताइए, है ना? आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं अच्छे से? एक्चुअली क्या था कि कुछ वीडियोस में वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है? तो पिछला माइक जो था वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, ठीक है उसमें। और इस बार मैंने जो माइक लिया ये शायद अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का है। आप यहाँ देखिए और वॉइस के बारे में आप लोग कमेंट करिए ताकि मैं आगे की वीडियो बिना ये सोचे कि वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं इसके बारे में मैं बना सकूं, है ना? 2021 है ना, 2021 का पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं। पीवाईक्यू किसका? यूपीएससी प्री का। यूपीएससी प्री का 2021 का है ना गाइस। देखिए हम लोग 1995 से करते आ रहे हैं, 1995 से। और आप क्या कर रहे होंगे कि आप सबका एक नोट्स बना रहे होंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। मैंने डिटेल एनालाइज करवाया है प्लेलिस्ट में, आप देखिए जाके। और साथ में इन चीजों को आप एनसीईआरटी से लिंक भी कर रहे हैं तो आप क्या करिए कि उसको डिटेल आप देखते चलिए, ठीक है? साथ साथ आप क्या होगा देखिए, अगर मैंने क्लास डाली तो आप देख लीजिए साथ में, आप एक कोर्स के माध्यम से चलिए। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मुफ्त है बिल्कुल। और ये क्या है कि आप इसको प्लेलिस्ट के, क्योंकि देखिए अगर एक साथ बहुत सारे वीडियोस बन जाएंगे तो आपके पास बर्डन हो जाएगी, ठीक है? और मान लीजिए आपका टाइम 2027 हो, 2026 हो, ना 2026 हो, 27 हो, 28 हो, आप जो भी ईयर का टारगेट कर रहे होंगे तो उसमें क्या है कि आपके लिए पूरा एक इंटायर ईयर का आपको कोर्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है? नहीं तो आप ये मैंने देखा है कि ये प्लेलिस्ट उसका चैनल से अलग अलग से, है ना? नहीं, ऐसे नहीं। आपको क्या करना है ना? आपको ऑप्शनल चुनना है। आप बताइए, कमेंट करिए, मैं उन ऑप्शनल को इसी चैनल पे आपको ला दूंगा, है ना? हिंदी और हिस्ट्री में लाऊंगा मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? आप क्या करिए कि इन चीजों को समझिए। 2021 में कितने क्वेश्चन पूछे? 4 क्वेश्चन, ठीक है? अब पैटर्न क्या है? 4-5 क्वेश्चन एवरेज, ठीक है? अब हम लोग क्या करें 2000, देखिए 2021 में क्या है कि लेटेस्ट है ये, तो इसमें पैटर्न समझेंगे, यूपीएससी के फॉर्मूलाज को समझेंगे कि क्या वो ऑप्शन में कैसे एलिमिनेट करते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको फोकस से सुनना है, ठीक है? 1995 से हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सब से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे कि कैसे सिलेबस से जुड़ा हुआ है, किन किन टॉपिक्स पे आ रहे हैं क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो लोग तैयारी करते हैं वे समझ पा रहे होंगे कि इसका कितना महत्व है 1995 में, हिस्ट्री पे खास तौर पे। कुछ सब्जेक्ट है जो बेसिक, जो कभी बदलाव उतना खास होता नहीं है, तो उसमें आप पीवाईक्यू जितना ज्यादा करेंगे उतना। और दूसरे एग्जाम्स के पीवाईक्यू करने से कोई फायदा नहीं है। आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आप इसी के प्राचीनतम क्वेश्चनों को लाइए और उसको करिए, ठीक है गाइस? यहाँ देखिए, अब सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है और जल और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था। आप समझ गए कि सिलेबस मैंने बताया था आपको, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता मैंने बताया आपको। हड़प्पा में डिटेल बताया कि कहाँ कहाँ कैसे पढ़ना है, नगरों के बारे में पढ़ना है, जल के बारे में पढ़ना है। तो जल के टॉपिक में आप ये पढ़े होंगे कि कौन से नगर थे जहाँ पे सुप्रसिद्ध जल प्रणाली थी, अच्छा संचय प्रणाली था, उन्नत जल के बारे में बताइए। बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, है ना? और क्या है यहाँ पे कैसे नहरों के माध्यम से जल को भरे जाते थे। तो ये हड़प्पा के कुछ प्रमुख नगर हैं, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। तो आपने पढ़ा होगा, तो आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आंसर लग रहा है कि कहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में ज्यादा सुव्यवस्थित जल व्यवस्था थी? आपको पता होगा, ये इसका आंसर रहेगा धौलावीरा, है ना? कैसे यहाँ पे धौलावीरा ए, ठीक है? थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा सुनिए। प्राचीन नगर जो है ना, एक प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था, उसे धौलावीरा कहते हैं, ठीक है? और जब आप पढ़े कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़ के बारे में तो आप ये क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको वहां पर हिंट करने हैं। फिर आपने नोट्स जो आपने बनाया है वहां पे आपको कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़ को मार्क कर लीजिए, क्योंकि उसको आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना होगा। मैंने आपको लिख के दिखाया कि कैसे नोट्स बनाते हैं। धौलावीरा का कैसे नोट्स है कि धौलावीरा के सामने ऐसे पॉइंट पॉइंट में आपको लिख लेने हैं कि उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली पूरी तरह से पत्थरों से निर्मित, ये चीजें यहाँ पे मिली है। इतने बड़े चीजों का निर्माण होता था हमारी प्राचीनतम सभ्यता में, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड आप लोग लिख के कमेंट करिए। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड आप बताइए, एनसीईआरटी में क्या है और क्या है, जो भी टाइम पीरियड आपको पता है वो लिख के आप वहां पे करिए। सबसे प्राचीनतम जल संभर प्रणाली का विकास यहीं से हुआ है। जल संभर प्रणाली का विकास कहाँ से हुआ है? आपका धौलावीरा से, ठीक है? स्टेडियम का अवशेष भी मिला है, सोचिए गाइस, स्टेडियम लेटेस्ट चीज वहां पे मिल रहा है। 10 बड़े आकार वाले संकेताक्षर वाले अभिलेख भी मिले। आपने एनसीईआरटी में कुछ एक 6th क्लास की एनसीईआरटी में एक ऐसा करके पेज देखा होगा जहाँ पे कुछ बड़े बड़े अक्षरों हैं, जहाँ पे मछली और कुछ चित्र बने हुए हैं, वही संकेत अक्षर थे। तो वो 10 वहीं से मिले, धौलावीरा से। आप डिटेल पढ़ेंगे एनसीईआरटी और अन्य किताबों में,
अभी क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और नोट्स बनाते चलिए। गुप्त वंश के पतन, टाइम पीरियड नोट करिए। गुप्त वंश के पतन से लेकर 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान, है ना। तो गुप्त वंश के पतन कब हुआ ये लिखिए, डेट आप टाइम लिखिए, टाइम पीरियड थोड़ा सा लिखते चलिए, साथ में कमेंट करिए कि गुप्त वंश का पतन कब हुआ ये लिखिए। गुप्त वंश के पतन से लेके कब तक, 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक, ठीक है। तो इससे पहले 7वीं सदी से पहले ही हुआ होगा, तो आप इसको डेट करिए, कुछ कोशिश करिए, कुछ नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आप अंदाजा लगाइए कुछ। तो यूपीएससी ओवरऑल आपका पूरा थोड़ा सा ये रीजनिंग भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसमें रीजनिंग भी है, सारे क्वेश्चन में कुछ रीजनिंग है, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। दिखाता हूँ मैं कैसे एलिमिनेट करते हैं चीजों को। एलिमिनेट करने से आपको बहुत हेल्प होता है। देखिए, गुप्त वंश के पतन से लेके आरंभ से लेके 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उन्नत तक उत्तर भारत में, कहाँ पे देखेंगे गाइस, उत्तर भारत में, ठीक है। उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थारसेर के पीयूष भूति, पुष्य भूति, है ना, पुष्य भूति, और देवगिरी के यादव, कन्नौज के मौखरी, वल्लभी के मैत्रेय। आप बताइए कि इनमें से देखिए 6 ऑप्शन है, देखिए कैसे थोड़ा सा हार्ड किया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही क्वेश्चन चुनिए। और ये क्वेश्चन देखिए, जैसे 6 ऑप्शन है ना, तो ये आपको एलिमिनेट कर लेंगे ना, अगर ये आपको एलिमिनेशन में काम आएगा। जैसे कि अगर आपको पता है कि एक ऑप्शन आपको नहीं कि ये नहीं होगा, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लाके कर सकते हैं। जैसे ये एक होगा, ये आपको पता है बेसिकली, तो एक जैसे होगा ना, मगध के गुप्त ये तो थे, ये तो आपको पता होगा एक होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि एक जहां जहां है ये रहेगा और बाकी सब एलिमिनेट हो गया। इजी पड़ रहा है आपको। केबीसी आपने देखा है, केबीसी जो केबीसी खिलाता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें क्या किया जाता है कि 4 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शंस रहते हैं और एक हिंट रहता है, जिससे 2 को एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आपको कितना हेल्प मिल रहा है, 2 आपका हट गए, तो ये 2 आपके हट गए। अब बताइए कि इन दोनों में से कौन है। देखिए, अब इसमें क्या है कि इसमें भी 5 है, देखिए इसमें 5 नहीं है, ठीक है। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है। तो आप इस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर 2 के बारे में आप जान जाए कि 2 सही है कि नहीं, तो आप इसमें से पता चल जाएगा। अगर 2 सही होगा, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होगा तो यही आंसर रहेगा, और 2 अगर गलत हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। आपको सारे जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको इतने सारे चीजों को देख के डरना नहीं है, ठीक है। ये बहुत इजी कर रहा है आपके लिए। मालवा के परमार, बताइए, यस है ना। 2021 का क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए मालवा के परमार थे उस वक्त, मालवा के परमार 2 बताइए, यस वहां पे थे या नहीं, कमेंट करिए। मालवा के परमार नहीं, क्या मालवा के परमार नहीं थे। आप समझ रहे, टाइम पीरियड अलग है, इसका मैं डिटेल बताऊंगा। तो अगर 2 नहीं होगा तो 2 यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, समझ रहे। अगर आपको ये पता है कि 2 नहीं होगा तो ये कट गया, ये कट गया, बात समझ रहे, तो इन दोनों में आएगा, ठीक है। और 5 और 6 इसमें, ये वाला रहेगा आपका एलिमेंट, क्योंकि इसमें तो आपने 2 है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि 2 आपको, एक तो पता है कि एक होगा, एक इसमें इसमें एक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह करके एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा, है ना, 2 का बी। आप समझ रहे एलिमिनेशन, यहाँ समझिए 2 का बी। आगे चलिए, कुछ डिटेल दिया हुआ है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी तक हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में शासन ऐसा था। उत्तर भारत में मैप में आपको बताऊंगा, है ना। आप समझिए, मगध के गुप्त, थारसेन के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, है ना, जिससे यहाँ थोड़ा सा संबंधित दिया हुआ है कुछ नॉलेज, देखिए आप लिखिए उसके सामने, आप नोटबुक में लिखिए। राजा गृहवर्मन हर्ष की बहन राजश्री से विवाह, है ना। क्या किया कि राजा गृहवर्मन जो थे वो हर्ष की बहन राजश्री से विवाह किए थे, है ना। हर्ष की बहन का नाम क्या था, राजश्री, उनसे विवाह किए थे। ये सब चीजें कुछ कुछ विवाह प्रेम ये सब आपको थोड़ा देखते हुए चलना है। ये चौथा, वल्लभी के मैत्रेय, ठीक है, वल्लभी के मैत्रेय, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ डिटेल है। ध्रुवसेन द्वितीय से हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया, ये भी आप देखिए, विवाह वाला थोड़ा सा आपको ये देखना है। मालवा के परमार के बारे में समझिए, और देवगिरी के यादव के बारे में कि ये दक्कन में शासन था इनका, दक्कन में शासन। टाइम पीरियड देखिए अलग है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो ये आप मालवा समझ गए होंगे, दक्कन, ठीक है, उत्तर भारत है ही नहीं, ठीक है, यहाँ से एलिमिनेट हो गया मालवा, मालवा के परमार। तो 10वीं से 14वीं शताब्दी, और टाइम पीरियड भी इसका अलग है, ठीक है। गुप्त वंश का पतन और हर्ष का उत्थान जो है, ये आपको 6ठी से 7वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है। ये आप यहाँ नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, यहाँ पर समझिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण। आप बताइए कि इन ऐतिहासिक स्थलों में किन किन ख्यातियों के लिए ये जाने जाते थे। जैसे बुर्ज होम में ये बताया जा रहा है कि शैलकृत देवी मंदिर के लिए जाना जाता था। चंद्र केतुगढ़ जो है ये टेराकोटा कला के रूप में जाना जाता था। गणेश्वर जो है ताम्र कलाकृतियों के रूप में जाना जाता था, है ना। और युग्मों का उपयोग करके आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। युग्मों का उपयोग करके केवल एक
1 और 2 केवल 3 और 2 और 3, क्या होगा सही उत्तर इसका क्वेश्चन नंबर 3 का? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। जैसे आपको ये पता है कि 2 नंबर होगा, ये पता है आपको 2 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। चंद्र केतु का टेराकोटा कला यहाँ पे मिला है, तो 2 अगर होगा तो ये कट गया, ये कट गया है ना, ये वाला और ये वाला आपका होगा। अब 1 और 3 में आपको देखना है कि क्या होगा, है ना, एलिमिनेट समझ रहे? 3 नंबर का 1 और 3 में, यहाँ देखिए 1 और 3। बुर्ज होम में सेलकृत मिला है क्या? नहीं ना। ये बुर्ज होम क्या था? ये तो आपको ये यहाँ पे वो मिला है ना, गर्तावास मिला है ना शायद, तो ये आप यहाँ से ध्यान दीजिए, तो एक नहीं होगा, ठीक है, एक कट जाएगा, एक अगर कट गया तो ये कट गया, ये कट गया, आप समझ, इस तरह करके आप एलिमिनेट करिए और इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर डी है, ठीक है, डी ही है। यहाँ देखिए इसका आंसर डी है। आइए फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि शैलकृत देवी मंदिर के बारे में आप जब पढ़ें तो इसको आप नोट करें अपने नोट्स में और कुछ इसके बारे में थोड़ा एक्टिवली सर्च करें। ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण आप समझिए, बुर्ज होम जो था यहाँ पर कश्मीर में था, ये बताया ना, और ये नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है, और यहाँ गर्तावास के साक्ष्य मिले, देखिए गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। चंद्र केतुगढ़ कहाँ है? ये चंद्र केतुगढ़ पश्चिम बंगाल में है, और टेराकोटा कला यहाँ मिला है। टेराकोटा कला का क्या मतलब होता है? पक्की मिट्टियों की बनी मूर्तियां। टेराकोटा आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे। तो बेसिक हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ भी ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं, ठीक है, बस एनसीईआरटी और कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि उतना है नहीं बेटी, जितना है उतना हिसाब से हम लोग पढ़ लेंगे, और जो चीजें एनसीईआरटी नहीं कवर करेगा वो हम लोग प्रैक्टिस से, नोट से और कुछ स्टैंडर्ड बुक से हम लोग कर लेंगे कवर, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अभी आप बेसिक्स क्लियर करिए और पीवाईक्यू समझिए, ठीक है। चंद्र केतुगढ़ यही इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल में था, और यहाँ पे टेराकोटा की कला की मूर्तियां मिली थी, पक्की मिट्टी की मूर्ति। टॉलमी ने गंगेरी दाई नाम दिया था इस किसका? चंद्र केतुगढ़ का गंगेरी दाई कौन दिया था? टॉलेमी, समझ गए। और यहाँ से क्या है कि ताम्र कलाकृतियां भी मिली हैं, ठीक है। गणेश्वर के बारे में आप जानते हैं, गणेश्वर राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पर ताम्र वस्तुएं कुछ मिली हैं, जैसे कि ताम्र वस्तुएं, आप तांबे की बनी वस्तुएं, वानाग्र मछली का कांटा एक मिला है, मछली का कांटा, चूड़ी, सुलोंग मिला है, छेनी आदि मिला है, ये सब किसे मिला? तांबा, तांबा उस वक्त आ गया था, ताम्रपाषाण काल आप पढ़े होंगे। तो आपको क्या करना है, इन सब चित्रों को नहीं देखना है, ठीक है, ये नहीं कि अब चित्र दिखा रहे हैं कि चूड़ी ये था, है ना, उतना डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं। चूड़ी आप समझते हैं कि नहीं, चूड़ी होगा, है ना, तांबे की चूड़ी होगी, आप देखे होंगे। छेनी होगा, आप छेनी का ये बना सकते हैं, छेनी होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उतने डिटेल में आपको नहीं समझना, आपको बस एग्जाम निकालने से मतलब है, ठीक है। हालांकि मैं जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो उसमें जो चित्र दिए गए हैं, जो बेसिक्स, वो सब मैं दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 4 करिए। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में, क्योंकि मैंने बताया इतिहास के संदर्भ में ये जो लिख देता है क्वेश्चन में, ये आपको यूपीएससी हेल्प कर रहा है, क्या कर रहा है, वो भी चाहता है कि आप यहाँ समझें, मैं आपको सिलेक्शन करवाने आऊँ यहाँ की, आपका ये नहीं कि मैं आपको छाटने आया हूँ, ठीक है। इतिहास के संदर्भ में इसलिए लिखता है ताकि आप वहाँ पे देखिए कुछ सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट के नहीं रहते हैं कि यूपीएससी फाइनल एग्जाम में कि यहाँ पे आपका ये पीटी में ये कि ये हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन रहे, वो तो मिक्स रहेंगे ना, अलग अलग सेगमेंट से नहीं, मिक्स। तो यहाँ आप समझ जाएंगे, अपना हिंट करेंगे दिमाग को कि इतिहास से संबंधित है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, ठीक है, विचार करें कि कौन सा सही है। यहाँ पर पढ़िए, कोशिश करिए, मिताक्षर के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, और दया भाग व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है। तो दया भाग और मिताक्षर के बारे में आपने पढ़ा होगा। दया मिताक्षर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन समझिए, ऊंची जाति की सिविल विधि थी, और दया भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। पहला तरीका क्या, अगर आप जानते हैं 100% एक्यूरेसी है आपकी, तब तो आप आंसर कर देंगे तुरंत, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो भी यूपीएससी में आपको डरना नहीं है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं पढ़े, एकदम इसके बारे में कुछ नहीं जानते कि मिताक्षर और आपको दया भाग व्यवस्था क्या था, ठीक है, आपने जानते, सिर्फ थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा आपको। समझिए, यहाँ एलिमिनेट मैं करके दिखाता हूँ, मानिए कि आप ये एकदम नहीं पढ़े हैं, ठीक है। मिताक्षर क्या है, अब यहाँ समझिए, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि मिताक्षर जो है ऊंची जाति की सिविल विधि थी, और दया भाग क्या था, निम्न जाति का सिविल विधि थी, ठीक है। तो ये सिविल से संबंधित कुछ है, और यहाँ पे जाति से संबंधित है, इतना आप समझ गए, ठीक है। ये ऑप्शन ये बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, समझिए, दूसरा को समझिए, पुत्र मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दयाभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का दावा कर सकता था। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि पिता जब रहेंगे जीवित तभी आप उसका संपत्ति का अधिकार हो जाएंगे मिताक्षरा व्यवस्था में। और दयाभारा सब यहाँ देखिए गाइस, कहा है दयाभाग व्यवस्था में क्या बोल रहा है कि पिता जो की मृत्यु के उपरांत ही उसकी संपत्ति का आप अधिकार होंगे। समझिए, आप समझ गए कि इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं, आप समझिए कि पिता की संपत्ति है ना, पिता के संपत्ति पर बात चल रहा है, ठीक है, पहला गाइस। दूसरा ऑप्शन समझिए, ये आपने समझा, आपने कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे आपको उन सब क्वेश्चन में भी कि जहां पे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं वहां भी आपको थोड़ा सा सोचना है, अपने दिमाग को जोर देना है, ये आप समझिए, एलिमिनेट कर देंगे, देखिएगा अभी।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, मिताक्षरा व्यवस्था, ठीक है, किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधित मामलों पर विचार करती है, जबकि दया भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष महिला सदस्यों दोनों की संपत्ति पर विचार करते हैं। ये बोल रहा है कि ये सिर्फ पुरुष का संपत्ति बता रहा है और ये जो है महिला और पुरुष दोनों का संपत्ति बता है किसी परिवार में, ठीक है, तो ये परिवार उसमें पिता था, ठीक है। तो आप ये चीज समझ रहे हैं कि ये देखिए ये टॉपिक संपत्ति पे रिलेटेड है, ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 संपत्ति पे रिलेटेड है, एक मिनट ध्यान देखिए, ऑप्शन 2 संपत्ति पे, लेकिन ऑप्शन ए जाति पे है, ठीक है। तो अब क्या समझिए, या अगर ऑप्शंस देखते हैं, आपको पता है कि या तो ये होगा, ये आपको पता है ना कि या तो ये होगा, ठीक है, या तो ये दोनों होगा, इतना पता चला आपको, क्योंकि ये दोनों में क्या है कि संपत्ति है, दोनों सेम है। तीनों तो नहीं हो सकता गाइस, तीनों नहीं होगा, अगर ऑप्शन में रहेगा 1 2 3 तो आप उसको एलिमिनेट करिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर देखते हो 1 2 3 है क्या ऑप्शन में, 1 2 3 नहीं है, ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन है, लेकिन आपको ये पता है कि या तो एक होगा या तो 2 3 होगा, ठीक है। तो एक काम करिए, एक वाले को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, एक वाले को अगर रहने देते हैं तो आप समझिए कि एक के साथ दो नहीं हो सकता, एक के साथ तीन भी नहीं हो सकता, एक अगर रहेगा तो केवल इस टाइप से, जैसे केवल दो लिखा है यहाँ पर, अगर केवल एक रहता तो ये कंफ्यूज कर देता आपको, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है हिंट, यहाँ देखिए एक एक कट गया आपका, एक अगर काट दिया, क्योंकि एक साथ में हो ही नहीं सकता, तो ये आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, एलिमिनेट कैसे होते हैं। अब यहाँ ये केवल दो और केवल तीन, ये कंफ्यूज कर देगा आपको, और केवल एक भी रहता, यहाँ पे देखिए केवल एक, तो भी वो कंफ्यूज करता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में एक नहीं, यहाँ पे दो और तीन है। अब आप बताइए कि आपका 25% एक्यूरेसी आया ना, ये एक सेकंड, यहाँ देखिए ये वाला कट गया 25%, ये भी कट गया 25%, तो अब यहाँ पे 25% में आप जा सकते हैं। इससे एलिमिनेट तो आपने करना सीखा, कुछ तो ऑप्शन के नजदीक आप जा पा रहे हैं, तो दो या तीन, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, है ना। मिताक्षर व्यवस्था आपने पढ़ रखा है, मिताक्षर व्यवस्था किस टाइम पीरियड में थे, किसके काल में, वो आप टाइम पीरियड कमेंट करिए, ठीक है, ये व्यवस्था कब थे। तो ये पिता की संपत्ति के आधार पर है, यहाँ पर आइए, लेकिन आपने 25% वाला सीखा कि कैसे कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेट किए हमने, ऑप्शंस को। तो यहाँ पे आइए, देखिए अब आपका, अगर एक्यूरेसी लगाएं तो आपका 50-50 पे आ जाएगा ना, कि 50-50 कि ये हो सकता है या ये हो सकता है। आपने केबीसी देखा है, आपने बताया था मैंने ऊपर, उसी में एलिमिनेट वाला प्रोसेस यही है। आगे चलिए, ऐसा कुछ खास नहीं है कि एलिमिनेट वगैरह, आपको कुछ थोड़ा दिमाग लगाना है बस, कि एक होगा या तो वो होगा, ठीक है। आपने रीजनिंग पढ़ते हैं आप। मिताक्षर व्यवस्था के बारे में और दया भाग व्यवस्था के बारे में समझिए। मिताक्षर व्यवस्था के बारे में क्या है, आप लिख लीजिए कॉपी में। ये पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, इसको क्या बोलते हैं, मिताक्षर व्यवस्था। जबकि दयाभार व्यवस्था जो है, पिता की मृत्यु के बाद ही संपत्ति का अधिकार होता था पुत्र को। ये है इसके बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए कि विज्ञानेश्वर द्वारा, किसके द्वारा, विज्ञानेश्वर द्वारा यज्ञावल्क्य स्मृति, ये जो स्मृति है ये लिखी गई थी, इस टीका में ही मिताक्षर और उसके संपत्ति के बारे में दिया गया, बताया गया कि क्या है। मिताक्षर पूरे देश में, कहाँ पर, पूरे देश में, जैसे बंगाल, उड़ीसा, है ना, असम, उड़ीसा, है ना, एवं बिहार के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जहां पर बिहार के कुछ क्षेत्र जहां पर क्या था, दयाभाग व्यवस्था था, लागू था, यानी कि पिता के बाद वाला, मृत्यु के बाद वाला जो संपत्ति है, अधिकार कानून यही था, सामान्य था पुस्तक। तो आप समझ गए कि कौन कौन से क्षेत्रों में आपको ये इस पुस्तक में मिलता है ये साक्ष्य, और कहाँ कहाँ पे आपको मिताक्षरा था, तो बंगाल, असम और उड़ीसा, और कुछ बिहार के हिस्से को छोड़कर बाकी सब भाग, ठीक है, और कुछ बिहार के हिस्से में आपको ये मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने सीखी। क्वेश्चन नंबर 4 तक सीखा आपने, 2000 कितना 21 ना, 2021 में हम लोग 4 क्वेश्चन करें, तो यही पैटर्न है, आप समझ रहे हैं गाइस। तो वॉइस में आपको क्लियर आ रही है कि नहीं, ये बताइए, ठीक है। और पढ़ाया हुआ कैसा आपको लग रहा है, और आप बिलीव करिए कि आपको मैं पूरा सिलेबस टू द पॉइंट, जहां से आपको पूरा हेल्प होगा ये मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, ये चीजों को आएगा, मान लीजिए आप बर्डन बन जाएगा ना, आप अगर एक वीडियो देख लिए या दो वीडियो देख लिए, ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, एक बर्डन नहीं बनने देना कि एक पूरा बन जाए उसके बाद देखूंगा, ऐसे नहीं। आपको क्या करना, साथ साथ चलना है प्रोसेस में, लाइक एकदम लाइफ जुड़ के, ऐसे हम लोग सामने रहते तो हम लोग जुड़ते नहीं, डेली क्लासेस होती, तो डेली क्लासेस नहीं हो रही है। आपको क्या हो रहा है कि आप उसको खुद से कर रहे हैं, आप मेहनती है, आप लोग हिंदी मीडियम वाले, हमको पता है, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम चैनल का नाम भी रखा है, ठीक है, हिंदी मीडियम। आप समझ रहे हैं। चलिए, आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, सब समझ आ रहा है कि नहीं, परिस्थितियां कैसी भी हो, आपको क्या करना है, आपको डेली लगे रहना है, आप समझ रहे हैं इन चीजों को, वो एक दिन ठीक हो जाएगा सब, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, आपने देखा है ना वीडियोस को, थैंक यू।